नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और जिस वक्त मैं आप लोगों से ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ उस वक्त मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। हालांकि वैसे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन काफी साल पहले ही अपने माता पिता की मौत के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी फैमिली के साथ बेंगलुरु में ही रहने लग गया था। आज मेरी उम्र लगभग 55 साल है, लेकिन उस डरावनी घटना को हुए आज इतने साल हो गए, पर इतने सालों बाद भी वो घटना आज भी कभी कभी मुझे इतना डरा देती है कि अगर मैं कभी किसी अंधेरे वाली जगह पर किसी औरत को जाते हुए पीछे से देख लेता हूं तो मुझे वही सब याद आ जाता है, जिसकी वजह से डर के मारे किसी छोटे बच्चियों की तरह मेरे हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। दरअसल ये घटना आज से लगभग 30 साल पहले की है। जब मैं 23 साल का था तो मेरी कर्नाटक के कोलार जिले में रेलवे में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और उसके 1 साल बाद ही मेरी शादी हो गई। अब मेरे घर में मेरे अलावा सिर्फ मेरे माता पिता थे, लेकिन मेरी शादी के वक्त उनकी उम्र उतनी भी ज्यादा नहीं थी। ऐसे में मेरी शादी होने पर उन्होंने मुझे अपनी बीवी को साथ ले जाने के लिए कहा, जिससे मुझे खाना बनाने और घर का काम करने में किसी तरह की तकलीफ ना हो। अब उनके कहने पर मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर आ गया था और उस वक्त तो हमें सरकार की तरफ से क्वार्टर रहने के लिए मिला था। हमारा रेलवे स्टेशन उस वक्त शहर से काफी बाहर की तरफ था और वहीं पर मैं अपनी बीवी के साथ रेलवे क्वार्टर में रहता था। हमारी जिंदगी ठीक तरह से गुजर रही थी। अभी शादी को लगभग 4 महीने हुए थे कि मुझे पता चला कि मेरी बीवी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे घर वालों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। अब मैं उस क्वार्टर को छोड़कर शहर में ही अपने लिए रूम रेंट पर लेना चाहता था, क्योंकि रेलवे स्टेशन शहर से काफी दूर था। वैसे वहां पर रेलवे हॉस्पिटल तो था, लेकिन बाकी की जरूरत का सामान लेने के लिए हमें दूर आना पड़ता था और मैं चाहता था कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ शहर के अंदर ही रूम रेंट पर लेकर रहूंगा तो हमें किसी चीज की कोई दिक्कत ना होगी। वैसे रेलवे के उस अस्पताल में भी उस टाइम इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। ऐसे में मैं कहीं ऐसी जगह पर रूम लेना चाहता था जहां पर हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में अपनी बीवी और अपने बच्चों को देखते हुए मैं रूम रेंट पर लेने के बारे में सोच लिया था और फिर रूम तलाश करने पर एक छोटा सा पूरा मकान हमें ऐसा किराए पर मिल गया, जिसका किराया भी बहुत कम था और मकान भी देखने में काफी अच्छा था, वरना शहर के बीचों बीच तो किराया ही बहुत ज्यादा था। इसे देखते हुए वो मकान हमें काफी कम कीमत पर किराए पर मिल गया था। मैंने और मेरी बीवी सुनीता ने जब मकान देखा तो हमें पहले नजर में ही मकान पसंद आ गया था। छोटा सा मकान था जिसमें नीचे 2 कमरे बने हुए थे, बरामदा था, किचन था और ऊपर भी यही पोर्शन था। नीचे का जो पोर्शन था उसे मकान मालिक ने बंद कर रखा था, क्योंकि उसमें उनका ही कुछ सामान रखा हुआ था और जो मकान मालिक था वो कहीं दूसरे शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। ऐसे में ऊपर का पोर्शन खाली था तो वो हमें किराए पर दे दिया था। अगले ही दिन हमने अपना सारा सामान वहां पर लाकर सेट कर लिया। मकान के पीछे की तरफ बिल्कुल जस्ट पीछे एक मकान की छत पर हमारी बालकनी खुलती थी, क्योंकि जो पीछे वाला मकान था उसकी छत हमारे मकान से काफी नीचे थी। वही जब हमने अपना सारा सामान उस मकान में सेट करवा लिया तो उस दिन तो हम बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए खाना खाकर रात को जल्दी ही सो गए और कुछ ही देर में हम दोनों को गहरी नींद आ गई थी। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। ये एहसास होते ही मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली। सोचा कि शायद मेरी बीवी होगी, उसे कोई दिक्कत होगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तो वो तो गहरी नींद में सो रही थी। अब चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। तभी मैं फिर से सोने के लिए लेट गया। अभी मुझे नींद नहीं आई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई बालकनी की तरफ से हमें देख रहा है। ये एहसास होते ही मैंने आंखें खोलकर देखा। बालकनी की तरफ कोई नहीं था। बालकनी का गेट भी अंदर से लॉक था और बालकनी में जो खिड़की थी उससे बाहर का नजारा भी नजर आ रहा था, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ज्यादा इस बात पर ध्यान दिए बिना ही मैं सो गया। कुछ वक्त बाद मैं जब सो रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर हाथ फेर रहा है। नींद में होने की वजह से मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मेरी बीवी साथ में सो रही थी तो सोचा कि नींद में उसका ही हाथ होगा। तभी मुझे कमरे में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घूम रहा है। यह महसूस होते ही मैंने आंखें खोली तो सामने अलमारी पर कुछ बैठा हुआ मुझे दिखाई दिया, जिसकी दोनों आंखें चमक रही थीं। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया
और हड़बड़ाते हुए ठीक तरह से आंखें खोलकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब मैं अपने आप से बोला, कुछ नहीं है, नींद में भ्रम हुआ है। यह सोचकर फिर से सो गया। वो रात तो सारी गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही अपनी बीवी से अपना ख्याल रखने की बोलकर मैं तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। उस तरफ जाने के लिए मुझे घर के आगे से ही टेम्पो मिल गया था, तो मुझे जाने आने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। शाम को घर वापस लौटते समय मैं घर का सामान, फल, फ्रूट वगैरह लेकर आया था। सुनीता घर पर अकेली थी। इस बात की भी मुझे चिंता थी। जब घर पर आया तो मैंने देखा कि सुनीता छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बना रही थी। ये देखकर मैं बोला, ये सब तो? सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अपने हाथों के बने कपड़े अपने बच्चों को पहनाने में अलग ही सुकून मिलता है। ये कहते हुए उसने सारे कपड़े एक तरफ रखे और मेरे लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। मैं कमरे की बालकनी में खड़े होकर पीछे की तरफ देख रहा था। पीछे की जो छत थी बिल्कुल खाली थी और वहां पर इतना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ था कि देखकर लग रहा था कि शायद पीछे वाले मकान में कोई रहता नहीं है। तभी सुनीता मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई। हम दोनों ने साथ में चाय पी, कुछ बातें की। अंधेरा हो चुका था। कुछ देर तक हम बाहर बालकनी में बैठे रहे। उसके बाद मैंने सुनीता की रसोई में हेल्प करवाई, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में सुनीता को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसे हमेशा थकान रहती थी। जरा सा कुछ खाने पर उल्टी हो जाया करती थी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसकी हेल्प करवाने की कोशिश करता कि उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाना खाने के बाद हम सो गए। थके होने की वजह से मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई थी। वही सुनीता भी प्रेगनेंसी के टाइम वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और घर का सारा काम करते हुए उसे भी थकान हो जाती थी, तो वो भी सो गई। अभी मैं सो रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बालकनी का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है और कह रहा है कि खोलो दरवाजा खोलो। ये एहसास होते ही मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर बालकनी की तरफ देखा, लेकिन ना तो कोई आवाज आ रही थी, ना कोई दरवाजा खटखटा रहा था। शायद नींद में मुझे भ्रम हुआ होगा। ये सोचकर मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं वापस सोने के लिए लेट गया। अभी ठीक से नींद भी नहीं आई थी कि फिर मुझे बालकनी का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई बालकनी के दरवाजे को खटखटा रहा है। यह सुनकर मैंने अपनी आंखें खोली और उस तरफ देखने लगा, परंतु अब भी कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे मन का भ्रम हो रहा है या मैंने कोई डरावना सपना देखा है या सच में ही ऐसा है। लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मेरा मन बार बार कर रहा था कि मुझे उस तरफ जाकर एक बार देखना चाहिए। तो मैं उठकर बालकनी के पास आया और बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा, परंतु बालकनी में तो कोई नहीं था। यह देखकर मैं बालकनी का दरवाजा फिर से बंद करने लगा। तभी मेरी नजर जो हमारी बालकनी जिस छत पर खुलती थी उस छत पर गई, तो मैंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो चांदनी रात में मुझे दिखाई दे रही थी। उसकी उम्र काफी ज्यादा थी और वो छत पर बैठे हुए घूर कर मेरी तरफ देखती जा रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर मैंने सोचा कि शायद इस घर में यही बूढ़ी औरत रहती होगी। लेकिन रात के इस वक्त आखिर में यहां क्या कर रही है, क्योंकि रात के उस वक्त लगभग 12 बजे हुए थे। फिर मैं अपने आप से बोला, बूढ़ी औरत है, वैसे भी बुढ़ापे में नींद कम आती है, तो छत पर टहलने के लिए आ गई होगी। ये सोचते हुए उस तरफ देखता रहा। उस वक्त मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार इस बूढ़ी औरत से बात करूं, लेकिन रात का वक्त, क्या ऐसे में बात करना ठीक होगा? यह सोचकर मैंने कुछ भी नहीं कहा और फिर वापस बालकनी का दरवाजा बंद करके अपने बेड की तरफ बढ़ा ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। यह एहसास होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने जल्दी से पीछे की तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। ऐसे में फिर ज्यादा इस बात पर ध्यान दिए बिना ही मैं बेड पर जाकर सो गया और कुछ ही देर में मुझे नींद भी आ गई। जब मैं गहरी नींद में सो गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। यह महसूस होते ही उस वक्त मैंने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखें नहीं खोल पाया, पर मेरे सीने पर कोई बैठा है इसका मुझे एहसास हो रहा था। काफी कोशिश करने पर भी जब आंखें नहीं खुली तो फिर अचानक ही सीने का बोझ कम हो गया, यानी कोई अब मेरे सीने पर नहीं है। इस बात का मुझे एहसास हो गया और अब मेरी आंखें खुल गईं। घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, परंतु मेरी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं घबराया हुआ था। अपने आप से बोला,
ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचकर अब मैं फिर से सोने के लिए जैसे ही लेटा तो फिर एक बेहोशी सी मेरे ऊपर छा गई और मैं नींद में खो गया। सुबह मेरी आंखें खुली तो रात की बात को याद करके मैं थोड़ा परेशान था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कोई सपना देखा था या हकीकत में मेरे साथ ऐसा हुआ था। तभी सुनीता मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? तो मैं बोला, रात को सो रहा था तो कुछ अजीब सा लगा था जिसकी वजह से अब भी घबराहट हो रही है। यह सुनकर सुनीता बोली, कोई डरावना सपना देखा होगा? तो मैं बोला, पता नहीं यार। ये कहते हुए मैं फिर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। जब मैं बाथरूम में नहा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथों की छुअन मुझे महसूस हो रही थी तो मैंने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, परंतु बाथरूम में तो कुछ भी नहीं था। शायद मेरे मन का भ्रम है। ये सोचते हुए मैं जल्दी से नहाकर बाहर आया। फिर मैंने और सुनीता ने एक साथ में नाश्ता किया। उसके बाद मैं अपना टिफिन लेकर अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रवाना हो गया। अपनी ड्यूटी पर मेरे दिलो दिमाग में मेरे सपने को लेकर या कोई भी ऐसी बात नहीं आई थी, क्योंकि अभी तक मैंने खुद इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही डरावना था, जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शाम को जब मैं ड्यूटी से वापस आया तो देखा कि कमरे की बालकनी में बैठे हुए सुनीता हमारे बच्चे के लिए कपड़े बनाने में लगी हुई थी। फिर मैं भी उसके पास बालकनी में बैठ गया तो वो चाय बनाने के लिए जाने लगी तो मैं बोला, रहने दो, बैठ जाओ, बाद में पी लूंगा। अब वो बैठ गई। फिर हम दोनों बातें करने लगे तो जो पास की छत थी उसकी तरफ देखते हुए सुनीता बोली, जब घर में कोई इंसान नहीं रहता है तो घरों की हालत ही बहुत खराब हो जाती है। देखो ना, इन छत पर कितना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे काफी लंबे समय से ये मकान बंद है। ये देखकर मैं बोला, वैसे छत पर कचरा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मकान बंद नहीं है। इस घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। अब सुनीता बोली, नहीं, कोई नहीं रहता, शायद तभी तो इस घर की हालत इस तरह की है। अब मैं बोला, यार मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से, रात को वो छत पर बैठी हुई थी। बेचारी की उम्र बहुत ज्यादा है। ऐसे में इस हालत में घर का काम तो होता नहीं होगा। ऐसे में साफ सफाई कैसे करेगी? वैसे इस घर की हालत देखकर और उसकी उम्र देखकर मुझे लगता है कि शायद या तो उसके कोई संतान नहीं होगी या फिर कोई उसके साथ में रहता नहीं होगा, तभी तो घर की इस तरह की हालत है। अब सुनीता बोली, लेकिन मैं तो आज सुबह से ही यहां पर बैठकर कपड़े बना रही हूं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैं बोला, हो सकता है कि वो रात के वक्त ही छत पर आती हो, क्योंकि दिन में वैसे भी धूप रहती है तो शायद आती नहीं होगी। ये सुनकर सुनीता बोली, हाँ हो सकता है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और मैं उस छत की तरफ देखने लगा। तभी मुझे छत के एक कोने में वही बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी, जिसे देखकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गया कि अभी तो ये यहां पर थी ही नहीं, तो फिर अभी कैसे आ गई? शायद अभी आई होगी। ये सोचकर मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। अब एक बार मैंने सोचा कि शायद बात करके देखता हूं कि ये बूढ़ी अम्मा यहां पर अकेली रहती हैं या कोई और भी रहता है इसके साथ में। फिर सोचा कि इस तरह बात करना ठीक भी नहीं होगा और वैसे भी मेरी भाषा भी नहीं समझेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठे देखता रहा। कुछ देर में सुनीता के आने की आहट सुनाई दी तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो चाय लेकर आ रही थी। जैसे ही सुनीता मेरे पास में आई तो मैंने फिर से उसकी तरफ देखकर बोला, सुनीता देखो। ये कहते हुए छत की तरफ देखा तो अब वो बूढ़ी औरत मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तो हैरानी से मैं इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा शायद नीचे चली गई होगी। सुनीता बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, कुछ नहीं। और फिर हम दोनों वहीं बैठकर चाय पीने लग गए। उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद हम दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर कुछ देर तक हम बातें करते रहे। उसके बाद हम दोनों सो गए। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे होंठों को, मेरे सीने को और प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसकी छुअन मुझे महसूस हो रही थी। मैंने सोचा शायद सुनीता होगी। अब मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बोल भी नहीं पा रहा था।
काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा और फिर एक बेहोशी सी मुझ पर छा गई, जिसके बाद मैं गहरी नींद में सो गया। मुझे किसी चीज का कोई होश नहीं रहा। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई। सुबह उठकर जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो सुनीता रसोई में मेरे लिए टिफिन बना रही थी। अब मैं पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या बात है, रात को चोरी छुपके ही मुझसे छेड़छाड़ कर रही थी। यह सुनकर सुनीता मेरी तरफ देखकर बोली, मतलब? तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, मतलब क्या, वैसे अभी डॉक्टर ने मना किया है ना, और इस हालत में तुम्हारे करीब भी नहीं सकता, वरना। ये कहते हुए चुप हो गया। अब सुनीता मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर रात को मैंने किया क्या है? तो मैं बोला, अच्छा, अब इतना अनजान बनने की कोशिश भी मत करो। यह सुनकर सुनीता बोली, पता नहीं किस बारे में बातें कर रहे हो। यह कहकर वो वहां से कुछ लेने के लिए कमरे में चली गई। अब मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही मुझसे मजाक कर रही होगी, अनजान बन रही होगी। ये सोचकर फिर मैंने ज्यादा इस बात के बारे में नहीं सोचा और अपने ऑफिस आ गया, जहां रोजाना की तरह काम किया और शाम को अपने घर पर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो सुनीता रोजाना की तरह ही हमारे बच्चे के कपड़ों को बनाने में लगी हुई थी। अब मैं उसके पास वही बालकनी में बैठकर बात करने लगा और बातें करते हुए ही उस छत की तरफ देखते हुए बोला, कल शाम को मैंने छत पर उस बूढ़ी अम्मा को देखा। वैसे वो अम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि शाम के टाइम ही बाहर निकलती हैं। बेचारी कल अकेले बैठी हुई थी। मेरा तो मन किया था कि कुछ बात करूं, लेकिन मेरी बातें, मेरी भाषा उसे समझ में ही नहीं आई, इसलिए कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। तो सुनीता मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोली, आप किस बूढ़ी अम्मा के बारे में बात करते हो? अब मैं बोला, अरे वही बूढ़ी अम्मा जो इस घर में रहती हैं। कल छत पर बैठी हुई थी जब तुम चाय बनाने गई थी, उस वक्त देखा था मैंने। तो सुनीता मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो जी, इस घर में तो कोई नहीं रहता। आपकी बातें सुनकर मैंने हमारी पड़ोसन से पूछा था, उन्होंने बताया था मुझे इशारे से कि यहां पर कोई नहीं रहता, ये मकान सालों से बंद है, और कुछ और भी बता रही थी मुझे, लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आई, तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या बताने की कोशिश कर रही थी वो, परंतु बताते हुए काफी परेशान भी लग रही थी। ऐसे में ये तो समझ गई कि कोई ना कोई बात तो है, लेकिन क्या बोल रही थी कुछ समझ नहीं पाई। अब ये सुनकर मैं बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद अपनी आंखों से उस बूढ़ी अम्मा को देखा है। एक बार नहीं, 2 बार मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, ये झूठ नहीं हो सकता। अब सुनीता बोली, आपको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, वो पड़ोसन तो मना कर रही थी। तो मैं बोला, यह भी तो हो सकता है कि ये घर सालों से बंद हो, लेकिन कुछ दिनों से वो आ गई हो, जैसे हम लोग यहाँ नए आए हैं और अकेली इस घर में रहती हूँ। मोहल्ले के लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही ना हो। अब तुम तो देखो बालकनी में बैठी रहती हो, लेकिन तुमने भी उन्हें नहीं देखा, तो ऐसे में शायद किसी को पता ना हो, इसीलिए वो पड़ोसन ऐसे बोल रही होगी। वैसे ही वो वापस अपने घर में आ गई हो। अब सुनीता बोली, लेकिन उन्होंने मना किया है कि यहाँ कोई नहीं रहता। अब ये सुनकर मैं बोला, अरे यार, मैं कह रहा हूं ना कि रहता है। तो सुनीता बोली, ठीक है, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर वो उठकर चली गई। मैं उस छत की तरफ देखने लगा, तभी मुझे सीढ़ियों से आती हुई वही बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसे देखकर मैं अपने आप से बोला, ये सुनीता भी कह रही थी कि यहाँ कोई नहीं रहता, देखो ये बूढ़ी अम्मा रहती हैं। ये कहते हुए मैं उसकी तरफ देखने लगा। आज वो एकटक मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी और फिर अपने हाथों से मुझे इशारा करने लगी, जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो। ये सोचकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मुझे अपने पास बुलाने का इशारा क्यों कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं मुझसे। वही वो मेरी तरफ देखते रही। तभी कुछ देर बाद चाय लेकर सुनीता आई तो मैं बोला, देखो वो रही बूढ़ी अम्मा। मैं छत की तरफ देखते हुए बोला तो सुनीता छत की तरफ देखकर बोली, कहाँ है? तो मैंने देखा वो बूढ़ी अम्मा वहीं पर बैठी थी। तो मैंने कहा, यार दिखाई नहीं देता क्या? देखो ना, वो रही। अब सुनीता मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोली, हो क्या गया है आपको? लगता है ज्यादा थक गए हो, यहां तो कोई नहीं है। जब ये सुनकर मैंने फिर से देखा तो अब छत पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा शायद सुनीता का ध्यान नहीं गया होगा और अब वो अम्मा नीचे चली गई होगी। ये सोचकर ऐसे में मैंने भी ज्यादा
इस बात पर बहस नहीं की। उस रात जब खाना खाकर मैं और सुनीता सो गए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में मेरे बेड के आसपास घूम रहा है। उसके चलने की आहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तो मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर देखा तो कोई नहीं था। तभी मुझे अपनी बालकनी की तरफ एक साया नजर आया जो मेरी बालकनी में खड़ा हुआ था। देखने में तो वो औरत का साया लग रहा था, लेकिन अंधेरे में पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है। ये देखकर एक पल के लिए तो मैं घबरा ही गया था कि बालकनी में भला कोई औरत क्या कर रही है। बगल में देखा, सुनीता तो सो रही थी, तो फिर कौन हो सकता है? ये सोचकर मैं उठकर बालकनी की तरफ गया। अब मैंने बालकनी खोलकर देखा तो अब वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जो छत थी उस पर वो बूढ़ी अम्मा घूम रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रोबोट की तरह चल रही थी। उसके बाल भी आगे की तरफ थे। ये देखकर एक पल के लिए मैं डर गया और फिर उसकी तरफ देखने लगा तो अचानक घूरकर उसने मेरी तरफ देखा। उसने इस तरह घूरकर देखा था कि पल भर के लिए तो मैं घबरा ही गया था। फिर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो देखते ही देखते उसका हाथ भी काफी लंबा हो गया, जो बालकनी की तरफ मुझे पकड़ने के लिए आ रहा था। ये देखकर मैं घबरा गया। अब मैं जल्दी से बालकनी का दरवाजा बंद किया और वापस आकर घबराते हुए अपने बेड पर लेट गया। मैं थर थर कांपते जा रहा था कि वो जो कुछ मैंने देखा क्या वो सच में ही हकीकत था। उस वक्त घबराहट की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा तो वही सब कुछ मुझे याद आने लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर मैंने डरते हुए अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए सोने लगा। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। जब मैं सो गया तो मुझे सपने में भी ऐसा लगा जैसे वो बूढ़ी औरत मेरे मुंह के बहुत ऊपर झुकी हुई है। ये देखकर हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। अब मैं फिर से सो गया तो फिर से मुझे ऐसा लगा कि वो औरत सच में ही मेरे मुंह के ऊपर झुकी हुई है, क्योंकि उसके बाल मेरे सीने को टच कर रहे थे। धीरे धीरे उसने अपने खुरदरे हाथों को मेरे शरीर पर चलाना शुरू कर दिया। ये देखकर हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोली तो वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मेरे चेहरे के बहुत करीब झुकी हुई थी। उसका चेहरा बड़ा ही डरावना लग रहा था। आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी और वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी। ये देखकर मैं तो थर थर कांपने लगा। मेरी सांस गले में ही अटक गई थी। फिर मैं घबराते हुए चिल्लाने लगा तो सुनीता जाग गई और बोली, क्या हुआ? तो मैंने सुनीता की तरफ देखकर फिर से मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। अब कमरे में तो कुछ भी नहीं था। तो मैं सुनीता की तरफ देखकर घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, यहां कमरे में कोई है, वहां बालकनी में भी। सुनीता मेरी बात सुनकर बोली, कोई नहीं है, आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। अब मैं सुनीता को समझाना चाहता था कि मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा है, जो देखा था वो सच था। फिर मैं सुनीता से बोला, वहां छत पर कोई है, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात पर यकीन करो। अब सुनीता मेरी तरफ देखकर बोली, कोई नहीं है, परंतु मुझे परेशान देखकर कुछ देर बाद बोली, ठीक है, चलो देखते हैं। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो देखते हैं। अब हम दोनों बालकनी के पास में जो खिड़की थी उससे ही देखने लगे, क्योंकि बालकनी में जाते हुए अब मुझे डर लग रहा था। मैंने देखा कि उस छत पर कोई नहीं था। अब सुनीता बोली, देखो कुछ नहीं है, या तो आपको भ्रम हुआ है या फिर आपने कोई डरावना सपना देखा है। चलो, रात काफी हो गई है, सो जाते हैं, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। अब उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला और सोचने लगा कि ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं हो सकता। ये सोचते हुए वापस आ गया और घबराने लगा। सब कुछ मैंने देखा था वो याद आ रहा था और घबराते हुए मैं सोने के लिए लेट गया। धीरे धीरे मेरी आंख भी लग गई थी। उसके बाद मुझे वो डरावना सपना नहीं आया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मुझे परेशान देखकर सुनीता बोली, आपने डरावना सपना देखा था? ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैंने सच में सपना देखा था या मेरी आंखों का भ्रम हुआ था। अब तो दिन में भी बालकनी में से उस छत की तरफ देखते हुए भी मुझे डर लग रहा था। फिर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वैसे मैं ऑफिस तो पहुंच गया, लेकिन मेरा दिल और दिमाग उसी बात पर अटका हुआ था। मैं रात की बात के बारे में सोच रहा था। ऐसे में जब शाम को घर पर आया तो हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल मुझे मिल गए, जिन्हें हिंदी भी आती थी। वो मुझे देखकर हिंदी में बात करने लगे
और कहने लगे कि मुझे देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी किसी से उन्हें पता चल गया था कि मैं यहीं पर किराए पर मकान लिया है। तो वो हिंदी में ही बातें कर रहे थे। उनसे बातें करते हुए उस वक्त मैंने सोचा कि इन अंकल से पूछता हूँ कि आखिर वो अम्मा कौन है। ये सोचते हुए मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मेरी बात सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और बोले कि वहां पर कोई नहीं रहता। बेटा, अब मैं बोला, अंकल मैं सच कह रहा हूं, मैंने उस बूढ़ी औरत को वहां पर देखा है, बहुत ज्यादा बूढ़ी हैं। तो वो मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोले, सच में बेटा, तुमने उसे देखा था? तो मैं बोला, हाँ अंकल। अब अंकल बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो मैं बोला, क्या हुआ अंकल? तो अंकल मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा उस मकान में अब कोई नहीं रहता। पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी जो मर गई है। वो बूढ़ी औरत तंत्र मंत्र करती थी, काला जादू करती थी और अकेले ही उस मकान में रहती थी। ये जो मकान तुम किराए पर रह रहे हो ना, ये उसके ही देवर के बेटों का है। दोनों मकान पास में ही बने हुए हैं, क्योंकि दो भाइयों के मकान थे ना। जो बूढ़ी औरत तुम्हें दिखाई देती है ना बेटा, उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो काला जादू तंत्र मंत्र करने वाली एक डायन है, जिसने डायन की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने इकलौते बेटे की बलि दे दी थी, जिससे दुखी होकर उसके पति ने उसी मकान में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। इतना सब कुछ होने के बाद उस डायन के देवर देवरानी सब ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन वो डायन उन्हें तकलीफ पहुंचाने का कोई ना कोई काम जरूर करती थी। ऐसे में ये काला जादू करते हुए शायद उससे कोई भूल हुई थी, जिसकी वजह से अचानक एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उस वक्त उसकी हालत के बारे में जानकर भी उसे संभालने के लिए कोई नहीं गया और वो उसी घर में तड़पते हुए मर गई। कहते हैं कि उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं गया था, क्योंकि पूरे मोहल्ले में उसका डर फैला हुआ था और उसकी लाश कई दिनों तक वहीं पर पड़ी सड़ती रही। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मोहल्ले के लोगों ने उसकी लाश का अंतिम संस्कार करवाया था। जब उसकी लाश का अंतिम संस्कार करवाया गया ना, उस वक्त लोगों का कहना है कि उस मकान में पड़े पड़े उसकी लाश में कीड़े भी पड़ गए थे और बहुत बदबू आ रही थी। परंतु विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद भी उस मकान में उसके होने का एहसास सबको होने लगा, क्योंकि लोगों का कहना था कि रात को उस घर में से तंत्र मंत्र करने की और चिल्लाने की आवाज आती थी। शायद उसकी आत्मा भटकती थी। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वो इस घर में भटकने लगी थी। अक्सर वो अपने देवर के बेटों को और उन लोगों को दिखाई देती थी, यहां तक कि उनके 1 साल के बेटे की भी अचानक से मौत हो गई। उनके देवर के जो 2 बेटे थे ना, दोनों की पत्नियों का ही कहीं मिसकैरेज हो गया। अब उनके दोनों के एक एक बेटियां थीं। वे बच्चियां अब अक्सर बीमार रहती थीं। आए दिन उन्हें आर्थिक नुकसान भी होता था। इन सब की वजह से उनका जीना हराम हो गया था और रात को अक्सर वो बूढ़ी औरत उन्हें उनकी छत पर घूमते हुए दिखाई देती थी। इन सब से डरकर वो लोग शहर छोड़कर ही यहां से चले गए और अपना सारा सामान नीचे के पोर्शन में उन्होंने रख दिया। उनके जाने के बाद कई लोगों ने मकान किराए पर लिया, लेकिन उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, एक तो पागल तक हो गया था, क्योंकि वो डायन हमेशा हर किसी को ऐसे ही डराती और किसी किसी के साथ तो अपनी हवस पूरी करती, जिससे वो अपनी काली शक्तियों को और बढ़ा सके, क्योंकि काली शक्तियों में हवस को बहुत मानते हैं, जिससे फिजिकल रिलेशन बनाकर दूसरे इंसान की पूरी शक्तियों को उसकी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये सब कुछ करके उसने एक इंसान को तो मौत के मुंह में भी पहुंचा दिया था। इस वजह से इस मकान को यहां कोई किराए पर नहीं लेता था। हर कोई इसे भूतिया मकान कहता था। हर तरफ इनका डर फैला हुआ था। परंतु बेटा, तुमने मकान लेने से पहले यहां किसी से भी इस बारे में नहीं पूछा और बिना सोचे समझे ही मकान किराए पर ले लिया। तभी तुम्हें इतनी अच्छी जगह पर यह मकान इतनी कम किराए पर मिल गया। वरना तुम्हें पता है कि जो मकान तुमने किराए पर लिया है ना, उस किराए के बदले इस इलाके में एक ढंग का कमरा भी नहीं मिलता। अंकल ने मुझे देखते हुए ये कहा। अब यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। अब मुझे घबराते हुए देखकर अंकल बोले, बेटा मेरी बात मानो, ना तो जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकलकर दूसरा घर किराए पर ले लो, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। यह सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, जी, और वहां से चल दिया। अब मुझे सुनीता की चिंता होने लगी थी कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि वो अकेली थी और प्रेग्नेंट भी थी। मैं भागते हुए घर पहुंचा तो देखा सुनीता रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर मैं बोला, क्या हुआ?
तो उसने अपने हाथों से बनाए गए अपने बच्चे के सारे कपड़े दिखाए, जिन पर खून के छींटे लगे हुए थे। ये देखकर मैं भी घबरा गया। अब सुनीता रोते हुए बोली, मैंने तो अलमारी में अच्छे से रखे थे, पता नहीं कहां से ये सब कुछ हो गया। और घबराने लगी तो मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला, कुछ नहीं है, शायद कोई चूहा मर गया होगा या फिर कोई चूहा जख्मी होकर अलमारी में घूम रहा होगा, जिससे कपड़ों पर खून के दाग लग गए, वरना ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए उसे समझाने लगा, परंतु मुझे शक होने लगा था कि ये सब कुछ उसी बूढ़ी डायन ने किया है। लेकिन अगर सुनीता को कुछ बताऊंगा तो वो घबरा जाएगी। ये सोचकर कुछ नहीं बताना चाहता था। शाम भी बहुत हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा होने को आया था। ऐसे में उस वक्त सुनीता को लेकर उसे घर को छोड़कर जा भी नहीं सकता था। इसलिए सोचा आज रात को यही रुक जाता हूं। कल सुबह होते ही हम लोग घर खाली कर देंगे, चाहे फिर क्वार्टर में ही रह लेंगे। अब मैं उस घर में और नहीं रुकना चाहता था। वैसे मेरे समझाने पर सुनीता समझ गई और फिर चाय बनाने चली गई। जब वापस आई तो मुझे परेशान देखकर बोली, आप भी परेशान हैं? तो मैं बोला, हाँ। अब तुमने इतनी मेहनत से कपड़े बनाए थे, सारे खराब हो गए? तो वो दुखी होते हुए बोली, हाँ, लेकिन फिर से बना लूंगी, बस भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करें। तो मैं बोला, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। ये कहते हुए उसे तसल्ली देने के लिए बातें करने लगा, परंतु सुनीता थोड़ी परेशान सी थी। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा मन ही मन में डरा हुआ था। सुनीता को कुछ बताना नहीं चाहता था जिससे वो घबरा जाए। उसके बाद मैंने और सुनीता ने खाना बनाया, साथ में थोड़ा बहुत खाना खाया। मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि खाना भी नहीं खा पा रहा था। हर पल एक अनजाना सा डर सता रहा था। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि आज की रात ठीक तरह से निकल जाए तो सुबह होते ही हम लोग हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे। फिर खाना खाकर जब मैं कमरे में आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे बालकनी में कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि बालकनी के पास में जो खिड़की थी न उसमें से साफ दिखाई देता था। अब मैंने घबराते हुए उस तरफ देखा तो अचानक वो साया न जाने कहां गायब हो गया था। अब तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी सुनीता आई और बोली, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए बोला, कुछ नहीं, थकान हो रही है और नींद भी आ रही है। ये कहते हुए पलंग पर आकर लेट गया। फिर हम दोनों सोने के लिए सो गए। सुनीता कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन मैं तो सो नहीं पा रहा था। हर पल घबराहट हो रही थी। जब भी आंखें बंद करता उसी डायन का चेहरा नजर आता। अब तो एक एक पल भी मेरा गुजारना मुश्किल हो रहा था। सोच रहा था कि बस आज की रात गुजर जाए, उसके बाद हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अपने आप को दोष दे रहा था कि मुझे जल्दीबाजी में बिना जांच पड़ताल के ऐसा घर नहीं लेना चाहिए था। यही सोचते हुए मैं सो गया। रात को लगभग 12 बजे का टाइम होगा कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे में है और हमारी पलंग के चारों तरफ घूम रहा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो बूढ़ी औरत, वो डायन सुनीता के सीने पर बैठी हुई थी। बड़ी ही डरावनी थी। पूरा शरीर सड़ा गला सा था। भयंकर बदबू भी आ रही थी। आंखें बिल्कुल काली और बहुत ज्यादा डरावनी थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। उसके बाल भी आगे की तरफ आए हुए थे। तभी उसने मेरी तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। ये देखकर मैं घबराते हुए सुनीता को जगाना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैर तो जकड़ गए थे। न मैं अपने हाथ पैर हिला रहा था, न मेरे गले में से आवाज निकल रही थी। बहुत कोशिश कर रहा था चिल्लाने की, कुछ करने की, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो डायन अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते उसके दांत काफी लंबे हो गए। तभी उसने अपने हाथों को सुनीता के पेट की तरफ बढ़ाया तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। उसके हाथों के नाखून काफी लंबे थे। उसने सुनीता का मेरी आंखों के सामने ही उसका पेट चीर डाला। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। वही सुनीता नींद में भी तड़पने लगी थी और फिर उस डायन ने जो हमारा छोटा सा बच्चा सुनीता के पेट में था उसे निकाल लिया और फिर उसे खाने लगी। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखते हुए मुझ पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वही सुनीता की नींद अभी भी नहीं खुल रही थी। वो दर्द में बस छटपटा रही थी। उस बच्चे को खाने के बाद उस डायन ने मेरी तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा खून से बिगड़ा हुआ था, हाथ भी खून से बिगड़े हुए थे। तभी मुझे सुनीता के चिल्लाने की आवाज आई।
तो मैंने सुनीता की तरफ देखा तो दर्द भरी उसकी चीख थी। उसने आंखें खोली। अब घबराते हुए मैंने उसके पेट की तरफ देखा तो उसका पेट ना तो चीरा हुआ था, ना वहां पर कोई खून था। लेकिन तभी सुनीता अपने पेट पर हाथ लगाकर रोने लगी। देखा तो उसे ब्लीडिंग हो रही थी। वहीं मेरी नजर फिर बालकनी की तरफ गई। वो डायन, जिसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, हाथों से खून टपक रहा था, मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जाने लगे। उसके पैर भी जमीन में नहीं टिक रही थी। रोबोट की तरह वो जा रही थी और फिर बालकनी में जाकर गायब हो गई। मैं सुनीता को दर्द में तड़पते हुए उसे संभाला। उसे ब्लडिंग हो गई थी। मैंने जल्दी से पड़ोस में एक टेम्पो था, उससे पास में जो हॉस्पिटल था वहां पर पहुंचाया तो पता चला कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। मुझे तो सब पता था कि यह सब कुछ उस डायन की वजह से हुआ है, लेकिन सुनीता वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। अपने बच्चे को खोने की तकलीफ सच में ही बड़ा दुख देती है, और वैसे भी अपने पहले बच्चे को लेकर हर किसी के दिल में अरमान होते हैं, बहुत ज्यादा लगाव होता है। उसी तरह मेरे साथ भी था। मैं सुनीता को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो रोते हुए ही कह रही थी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया, ना कुछ ऐसा काम किया, तो फिर ये कैसे हुआ? अब मैं उसे कैसे समझाता था कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है? वो रोते हुए कह रही थी, मुझे तो पहले ही लगा था मेरे बच्चे के कपड़ों पर खून के छींटे थे कि कुछ गलत होने वाला है। ये भगवान ने क्या कर दिया? ये कहते हुए रो रही थी। सुबह सुनीता हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैंने अपने 2 दोस्तों की हेल्प से मकान को खाली करवाने के बारे में सोच लिया और जल्दी से वहां से अपना मकान खाली करवाया और वापस अपने क्वार्टर में जाकर सामान शिफ्ट करवा दिया। एक अधिकारी से जान पहचान थी, जिसकी वजह से मुझे जल्दी ही एक खाली पड़ा क्वार्टर भी मिल गया था। फिर सुनीता को अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं उसे लेकर वहां आया। सुनीता ने इस तरह अचानक खाली क्वार्टर में आने का कारण पूछा तो मैं बोला, वहां पर तुम अकेली रहती थी और इतना सब कुछ वहां होने के बाद तुम्हारे दिलो दिमाग में वही बातें घूमेंगी। यहां पर पड़ोसी औरतें रहेंगी जो हमारी साइड की हैं, तो उनसे बातें करके भी तुम्हारा मन लगा रहेगा। यह सुनकर सुनीता कुछ नहीं बोली। अपने बच्चे को खोने की उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उस वक्त मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। हाँ, कुछ टेलीफोन तो शहर में होते थे, लेकिन हमारे गांव में तो कोई टेलीफोन भी नहीं था। ऐसे में हम लोग चिट्ठी लिखकर ही हमारे घर वालों को सूचना देते थे। अब मैंने अगले दिन ही चिट्ठी लिखकर घर वालों को इस बारे में सूचना दी कि आखिर हुआ क्या है। मेरी चिट्ठी जैसे ही कुछ दिनों के बाद में उन्हें मिली तो मेरे जो पिताजी थे वो गांव से शहर आ गए और फिर सुनीता को अपने साथ लेकर गांव चले गए, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसी कंडीशन में गांव में रहना जरूरी है जिससे उसकी अच्छी सी देखभाल हो सके। मैं भी मना नहीं कर सका और सुनीता गांव चली गई। वैसे सुनीता को तो हकीकत पता नहीं थी कि हमारा बच्चा उस डायन ने मारा है, लेकिन मुझे तो पता थी। अब मैं अपने आप को कोस रहा था कि काश मैं सुनीता को लेकर उस रेंट के घर में ना जाता तो इतना सब कुछ ना होता। मैंने तो सोचा था कि वहां पर सारी सुविधाएं हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं मेरी कौन सी गलती की सजा भगवान ने मुझे दी है। ये सोचते हुए मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। मैंने अपने एक दोस्त को इस बारे में बताया तो वो भी हैरान रह गया कि ऐसा हो सकता है क्या। यकीन करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझे भी यकीन ना होता, परंतु फिर मेरी तकलीफ देखकर उसे यकीन हुआ और मुझे समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए अपने आप को दोष मत दो, और जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। ये कहते हुए उसने मुझे बहुत सारी बातें समझाई। धीरे धीरे मैं इस तकलीफ से उभरने लगा था। सुनीता को भी अब गांव गए हुए 2 महीने हो गए थे। बीच में 1-2 बार मैंने चिट्ठी लिखकर उनका हालचाल जानने की कोशिश की, और जो मेरे पिताजी ने चिट्ठी भेजी थी उसे पता चला कि अब सब ठीक है। 2 महीने बाद एक दिन जब मैं अपनी ड्यूटी से वापस आया तो देखा कि मेरे क्वार्टर के सामने सुनीता बैठी हुई है। उसे देखकर मैं हैरान रह गया और बोला, तुम यहां? तो वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं आ नहीं सकती क्या? तो मैं बोला, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब सुनीता बोली, क्वार्टर का दरवाजा बाहर से लॉक था तो आपके ही आने का इंतजार कर रही थी। अब मैं बोला, हाँ। ये कहते हुए मैंने लॉक खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम आओगी? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चला था।
ये कहते हुए मैंने सुनीता से अपने पिताजी के बारे में पूछा कि वो छोड़ने आए हैं क्या। तो सुनीता ने बताया कि नहीं, उन्हें किसी काम की जल्दी थी, तो उन्होंने मुझे जो यहाँ की ट्रेन थी उसमें बैठा दिया और मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर मैंने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया और बोला, अच्छा। फिर वो मेरे साथ अंदर आ गई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था कि आखिर वो उस तकलीफ से उभरी है। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो कुछ हुआ उसकी मुझे भी सच में बहुत तकलीफ है, लेकिन भगवान के आगे से ऐसा कुछ ना करेगा। तो सुनीता बोली, अब छोड़ो उन बातों को, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। ये कहते हुए रसोई में चाय बनाने चली गई। जब वो चाय बनाकर लेकर आई तो मेरी तरफ अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और बोली, ये लीजिए चाय। अब मैंने जैसे ही चाय पी तो मुझे कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि सुनीता की चाय का टेस्ट मुझे अच्छे से पता था, परंतु मैंने सोचा शायद दूध में ही कोई मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैं और सुनीता दोनों रसोई में खाना बनाने लगे। सुनीता अजीब तरह से मेरी तरफ देख रही थी। खाना बनाने के बाद खाना खाकर जब हमारे कमरे में आए तो वो बिस्तर पर आते ही मुझ पर टूट पड़ी। मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगी। ये देखकर मैं बोला, अरे लेकिन तुम्हें। मेरी बात बीच में काटते हुए वो बोली, लेकिन कुछ नहीं, 2 महीने से तरस रही हूं आपके लिए, और आपको पता है जब बच्चा था तो डॉक्टर ने वैसे भी मना किया था करीब आने के लिए। अब इतने टाइम तक मैं आपसे दूर रहूं ये तो हो नहीं सकता ना, और वैसे भी जो हो गया है उसे भुलाया तो नहीं सकते, परंतु अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ सकते हैं। ये सुनकर मैं बोला, हाँ, और मैं भी उसमें खो गया। आज मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि वो इतनी ज्यादा उतावली थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, वरना सुनीता जब भी मेरे साथ बिस्तर पर होती तो वो झिझकते हुए शर्मिंदगी की वजह से आगे से कोई पहल नहीं करती थी, लेकिन आज उसे देखकर सब कुछ अजीब लग रहा था। पर मैं उसमें खोता ही जा रहा था। उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा थकान सी महसूस होने लगी। मेरा सिर चकराने लगा तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, अभी तो पहली बार है, अभी ना सोने दूंगी। तो मैं बोला, यार वैसे भी बहुत थक गया हूं, फिर देखेंगे। ये कहते हुए मैं जबरदस्ती सोने के लिए लेट गया तो वो भी मुझसे नाराज होकर लेट गई थी। कुछ ही देर में मैं तो गहरी नींद में सो गया। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वही बूढ़ी औरत मेरे पास में बैठी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मुझे देख रही है और धीरे धीरे मेरे ऊपर झुकने लगी और उसके बाल मेरे शरीर को टच कर रहे हैं। यह महसूस होते ही मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर देखा तो सुनीता थी। सुनीता को देखकर मैं बोला, तुम तो। सुनीता बोली, हाँ, अब इतने दिनों बाद आई हूं और तुम इस तरह करवट बदल कर सो रहे हो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता ना। ये कहते हुए फिर से मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगी। उस वक्त में भी अपने आप को रोक ना पाया और फिर से हमारे साथ बीच में फिर से फिजिकल रिलेशन बन गया। अब मैं इतना ज्यादा थक गया था कि मेरी शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। ये देखकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने सुनीता के साथ एक रात में 3-4 बार फिजिकल रिलेशन बनाया था, परंतु इतनी थकावट कभी नहीं हुई थी जितना आज मैं थक गया था। अब तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर पानी तक पी सकूं। वही मुस्कुराते हुए सुनीता करवट बदलकर सो गई। वही ये देखकर मैंने भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में मैं सो गया तो मुझे सपने में दिखाई दिया कि वही बूढ़ी औरत जोर जोर से हंस रही थी। उसके हंसने की आवाज काफी ज्यादा भयानक थी, जो सपने में भी मुझे डरा रही थी। वो हंसते जा रही थी और फिर हंसते हंसते ना जाने कहां अंधेरे में चली गई। धीरे धीरे उसकी आवाज भी कम होते होते बिल्कुल गायब हो गई थी। अगले दिन मुझे बुखार सा महसूस हो रहा था। अब मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं उठकर अपनी ड्यूटी पर जा सकूं, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। जब घर पर था तो सुनीता की बस वही अश्लील हरकतें। वो मेरे करीब आने की कोशिश करती रही। जब मैं उससे मना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मुझसे नाराज होकर चली जाती। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की तकलीफ से किसी से कोई लेना देना नहीं था। और हैरानी की बातें तब हुई जब हमारी ही पड़ोस में रहने वाली एक औरत, जिससे सुनीता की अच्छे से जान पहचान थी, हमारे घर पर आई तो सुनीता ने सीधे मुंह उससे बात तक नहीं की। उसे इस तरह से नजरअंदाज कर दिया जैसे उसे जानती ही नहीं है।
वही वो औरत भी फिर नाराज होकर वहां से चली गई। ये सब कुछ देखकर मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि सुनीता ऐसी नहीं थी। उसका इस तरह का व्यवहार मुझे काफी अजीब लग रहा था कि उसे मेरी तबीयत से कोई लेना देना नहीं था और ना किसी से ठीक से बात करती थी। धीरे धीरे इसी तरह 3 दिन गुजर गए। 3 दिन तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो मैं ड्यूटी से छुट्टी ले रखी थी। पर सुनीता, उसे तो चाहे जो हो पर मेरे करीब आना था। मैं चाहे कितना भी गुस्सा करूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। न मेरी तकलीफ से उसे कोई लेना देना था। 3 दिन बाद जब थोड़ी हालत ठीक हुई तो मैं ड्यूटी पर गया। सुनीता के बारे में सोचकर उसका इस तरह का व्यवहार मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता तो जैसे वो मुझसे कोई बात करना ही नहीं चाहती थी। ऐसे में क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कैसे समझाऊं उसे? ऐसी बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। तभी मेरा एक दोस्त मुझे परेशान देखकर बोला कि कोई बात है क्या, परंतु मैंने बोल दिया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोला, यार भाभी जी आ गई हैं लेकिन किसी से ना बात करती हैं ना घर से बाहर निकलती हैं। माना कि जो कुछ हुआ था वो ठीक नहीं था, लेकिन इस तरह उस बात के बारे में सोचकर घुट घुट कर जीना ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं बोला, हाँ मैं बात करता हूं उससे। ये कहकर फिर मैं वापस घर लौट आया, पर जानता था बात करने का कोई फायदा ना होगा। इसी तरह अभी 7 दिन गुजर गए थे। इन 7 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब जबरदस्ती सुनीता मेरे करीब ना आई हो। अब मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे मैं बहुत लंबे वक्त से बीमार हूं। अपनी ड्यूटी पर भी बड़ी मुश्किल से जा पाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा पूरा खून चूस लिया हो। मेरी इस तरह की हालत देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। सबको यही लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं खुद भी हमेशा बहुत ज्यादा थका रहता था। लेकिन सुनीता को कोई लेना देना नहीं था। तभी एक दिन जब सुनीता और मैं दोनों थे, उस वक्त सुनीता सब्जी काट रही थी और मैं वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि मुझे काफी थकान सी भी हो रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो मैंने सुनीता की तरफ देखा, जो सब्जी काटने में बिजी थी। तो मैं उठकर दरवाजे को खोलने के लिए गया। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। सुनीता मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। अब सुनीता को देखकर हड़बड़ाते हुए मैं बोला, तुम तो, ये कहते हुए कुछ बोल ना पाया। उस वक्त मुझे इस तरह हैरान और परेशान देखकर सुनीता बोली, क्या हुआ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, अगर तुम यहां हो तो अंदर कौन है? अब सुनीता हैरानी से बोली, क्या कह रहे हो? तो मैं बोला, हाँ अगर तुम यहां हो तो फिर अंदर कौन है? ये सुनकर सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, क्या मजाक कर रहे हो यार, मैं तो अभी गांव से आई हूं और तुम इस तरह का मजाक करने लग गए। वैसे भी बहुत थक गई हूं, इसलिए कोई मजाक ना करो। अब तो मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। अगर सुनीता गांव से आई हैं तो फिर अंदर मेरे साथ जो रह रही थी वो कौन है? अब मुझे इस तरह घबराते देखकर सुनीता बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, लेकिन तुम तो 7 दिन पहले ही गांव से आ गई थी और मेरे साथ रह भी रही थी। तुम अभी अंदर से तुम बाहर कैसे आई? इस तरह की बातें सुनीता को भी काफी अजीब लग रही थी। वो बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूं। ये कहते हुए उसके कपड़ों की तरफ देखकर बोला, लेकिन तुमने अंदर तो ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, तो फिर अब पिंक कलर की साड़ी? इतनी जल्दी? ये सब कुछ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो सुनीता समझ रही थी कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं। अब मेरी बातें सुनकर वो बोली, आप सच कह रहे हो ना? तो मैं बोला, हाँ। अब सुनीता खुद भी परेशान हो गई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं देखती हूं, हटो। ये कहते हुए अंदर आई और अंदर जो सुनीता बैठी हुई थी उसे देखकर उसके भी होश उड़ गए। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और मैं उसकी तरफ देख रहा था। फिर ये देखकर सुनीता कुछ बोलती। उससे पहले ही जो सब्जी काट रही थी वो सुनीता हम दोनों को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते बहुत तेज तेज हंसने लगी थी। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर मैं हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी सब्जी को उसने एक तरफ फेंक दिया और हंसते हंसते उसका रूप काफी भयानक हो गया। अब वही बूढ़ी औरत हमें नजर आ रही थी। अब मैं और सुनीता ये देखकर तो बहुत ज्यादा घबरा गए। सुनीता भागते हुए मेरे पास आ गई और डरते हुए बोली, ये कहते हुए आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहीं मैं भी घबराते हुए
उस बूढ़ी औरत की तरफ देख रहा था। वही वो बूढ़ी डायन मेरी तरफ देखकर बोली, क्या सोचा था इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगे मुझसे? ये कहते हुए अपनी मुंडी अजीब तरीके से हमारी तरफ घुमाने लगी और फिर देखते ही देखते उसके हाथों के नाखून काफी ज्यादा लंबे हो गए। अब तो हमें लगने लगा था कि वो हमें जान से ही मार डालेगी, परंतु हमें देखकर वो फिर से हंसने लगी। कुछ देर तक हंसते रही और उसके बाद वो हंसते हुए एक काले धुएं में बदलकर वहीं से खिड़की से निकलकर बाहर चली गई। जो कुछ हमने देखा था उसे देखकर उस वक्त हम पर क्या गुजरी थी हम जानते थे। मैं तो ये सोचकर ही डर रहा था, इसका मतलब मैं कुछ दिनों से इस डायन के साथ रह रहा था। तभी सुनीता मेरे पास आकर कांपते हुए बोली, ये आपके साथ मेरा रूप लेकर थी? ये कहते हुए घबराते हुए चुप हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। अब हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहीं दूसरे क्वार्टर में मेरा दोस्त था, उसके पास भागते हुए चले गए, क्योंकि हम दोनों इतना ज्यादा डर गए थे कि अब अपने क्वार्टर में एक पल भी नहीं रुक सकते थे। वही हमें इतना घबराते देखकर जब मेरे दोस्त ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो मैंने घबराते हुए उसे सारी बात बताई। तो वो खुद भी परेशान हो गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। हर वक्त मुझे उसी डायन के हंसने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। अब मेरी हालत देखकर सुनीता बहुत रो रही थी। मुझे तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मेरे घर वालों को भी इस बारे में सूचना दे दी गई थी। मेरे घर वालों को तुरंत तार भेजा गया, इस बारे में सूचना दे दी गई थी। मुझे अस्पताल में एडमिट रखा गया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। फिर मेरे पिताजी गांव से आए। मेरी हालत देखकर और सब सुनकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक डायन का साया मेरे ऊपर पड़ा है, ये जानकर हर कोई डरा हुआ था। मेरे पिताजी मुझे और सुनीता को लेकर वापस गांव लौट गए। गांव में मैं लगभग 1 महीने तक बीमार रहा। उस वक्त मेरे घर वाले बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। लोगों का भी यही कहना था कि डायन का साया मेरे ऊपर है, तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, अपने साथ लेकर जाएगी। ऐसे में मेरी हालत को देखते हुए मेरे घर वालों ने मेरा डॉक्टर के इलाज के साथ साथ कहीं देवी देवताओं के यहां भी लेकर गए। तो वहीं पर एक जो हमारे कुल देवता थे, वहां पर मेरा इलाज करवाया गया। तब जाकर मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ और धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक हुई थी। लेकिन इन सब की वजह से घर वाले बहुत घबरा गए थे। वो लोग मुझे वापस अपनी ड्यूटी पर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे जिद करने पर वे लोग मान गए कि मैं ड्यूटी तो करूंगा, लेकिन वहां पर नहीं। अब उस वक्त हमारे एक नेताजी थे, जिनसे गांव के एक आदमी की जान पहचान थी। वहां जाकर मेरे पिताजी ने मेरी ट्रांसफर के लिए कहा, तो उन्होंने मेरा ट्रांसफर दूसरे स्टेशन पर करवा दिया और मैं वहां पर चला गया। लेकिन अब भी मुझे अकेले ड्यूटी करते हुए डर लगता था। तो हमारे ही साइड का एक लड़का था जिसकी शादी नहीं हुई थी, तो मैं उसके साथ ही रहना लगा। लेकिन हर रात जब भी कोई जरा सी आहट होती तो मुझे वही डर सताने लगता। तो हमारे कुल देवता के नाम का जो ताबीज गले में था, उसे हाथ में लेकर मैं उन्हें याद करता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे, तो मेरा डर कम तो हुआ था, लेकिन मैं उस डर को कभी नहीं भूल पाया था। सुनीता गांव में ही थी, तो मैं ही महीने में 1-2 दिन की छुट्टी लेकर गांव पहुंच जाया करता था। अब की बार सुनीता जब प्रेग्नेंट हुई, तो मेरे घर वालों ने उसे मेरे साथ नहीं भेजा। ऐसे में हमारे दोनों बेटे गांव में ही पैदा हुए, और जब वे पढ़ने लायक हुए और मेरे साथ उस स्टेशन पर कोई घटना नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर सुनीता और मेरे बच्चे मेरे साथ आए, जिन्हें मैंने वहीं का जो स्कूल था वहां पर पढ़ने रख दिया। उसके बाद हम लोग छुट्टियां आने पर ही गांव जाते थे। और फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो सुनीता मेरे माँ बाप के पास वहीं गांव में रुक गई, क्योंकि अब मैं अपने दोनों बेटों के साथ रहता था। माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो सुनीता गांव में उनकी देखभाल करती थी। और जब समय गुजरने के साथ मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से चल गए, तो हम लोग हमेशा के लिए बेंगलुरु आ गए। हमने यहीं पर अपना खुद का एक घर खरीद लिया और यहीं के होकर रह गए, क्योंकि गांव में अब माँ बाप तो नहीं थे। खेती बाड़ी हमारे पास में इतनी थी नहीं थी, बस एक घर था जो भी हमारे चाचा ताऊ ने रहने के लिए ले लिया था। अब हम कभी कभार ही कोई फंक्शन वगैरह होने पर गांव जाते हैं, वरना बेंगलुरु में रहते हैं। पर इतने साल हो जाने के बाद अब मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई है। छोटा बेटा अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, परंतु मैं और सुनीता हम दोनों उस घटना को कभी नहीं भूल पाए। आज भी मैं और सुनीता जब उसे बारे में याद करते हैं ना,
तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वैसे सालों बाद एक दिन वही के रहने वाले एक लड़के की ड्यूटी मेरे ही ऑफिस में लगी, तो मैंने बात ही बातों में उस घर के बारे में उससे पूछा कि शायद उसे पता हो, और किस्मत से वो भी उसी कॉलोनी का रहने वाला था। जब मैंने उससे उस घर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वो घर पूरी तरह खंडहर हो चुका है, क्योंकि उस डायन ने अपने घर के साथ साथ उस घर में भी किसी को रहने नहीं दिया। आज भी उस डायन के घर में उसके चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई देती है। लोगों को वो डायन आज भी छत पर टहलते हुए दिखाई देती है, जिसकी वजह से उन दोनों घरों के आसपास जाने से भी लोग घबराते हैं। ये सुनकर मुझे पल भर में ही अपने अतीत की सारी बातें याद आ गईं। मैं सोचने लगा कि मरने के बाद भी अपने बुरे कर्मों के कारण वो बूढ़ी औरत आज भी मुक्त नहीं हो पाई। फिर मैंने उस लड़के से इस बारे में ज्यादा बातें नहीं की, क्योंकि मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो डायन फिर से हमारे पीछे ना पड़ जाए। आज भी मैं सोचता हूं कि काश मैंने बिना सोचे समझे वो घर किराए पर ना लिया होता, उसके बारे में लोगों से पूछा होता, तो इतना सब कुछ ना होता। कभी कभी हम अनजाने में कम पैसों की लालच में ऐसी जगह रहने के लिए ले लेते हैं जहां से जिंदगी भर की तकलीफें हमें मिल जाती हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को अपनी यह कहानी इसलिए बताई है ताकि आगे से आप लोग भी ध्यान रखें। जब भी अनजान शहर में रहने के लिए जाएं तो वहां पर कोई फ्लैट, घर या कुछ भी किराए पर ले तो कोशिश यही करें कि उसके बारे में जानें कि पहले उसमें कौन रहता था, कौन नहीं रहता था, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो मैं भी यकीन ना करता, लेकिन ऐसा भी होता है। ये ध्यान रखें, इससे पहले की देर हो जाए। अगर वक्त पर ही संभल जाए तो बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके